हेलो बच्चों, राधे राधे। मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। जैसा कि आप लोगों से कल मैंने वादा किया था कि आप लोगों को वन शॉट फॉर्मूला वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, जिसमें आपके बुक के सारे फॉर्मूले होंगे। तो ये आपके सामने एक छोटा सा वीडियो रहेगा जहां पर मैं सारे फॉर्मूले की बात करूंगा चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर में कितना क्या फॉर्मूला है, कैसा थियोरम्स है, क्या है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कमेंट। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस लिंक जो आप वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप कहीं पर भी व्हाट्सएप या फिर इंस्टा पर मुझे मैसेज करके आप ये पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सारे फॉर्मूले की बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट दिया गया है नंबर सिस्टम। इफ देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, बहुत ध्यान देना है, अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इफ देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, then product of these numbers, that is a multiply by b, is equals to LCM of these numbers multiply by HCF of these numbers। मतलब अगर कोई दो नंबर है तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, उन दोनों नंबर के LCM और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये केवल और केवल एक आपके पास पहले चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला है, यही, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अभी आपको दे दूंगा भाई, लास्ट में सब कुछ आपके पास मिल जाएगा, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर क्या है? चैप्टर पॉलिनोमियल है। हाँ भाई, बहुत अच्छा चैप्टर है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा आपके सामने जीरोज दिए गए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो भैया यहां पर क्या होगा, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ जीरोज। ये क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है भाई? अगर की बात करें तो वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कहीं कहीं पर ऐसा दिया होता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन। मेरे को पता है कुछ बच्चों को याद होगा, बट फिर भी एक बार रिकॉल करने में क्या प्रॉब्लम है भाई, है ना। वो मेरे को एक बात याद आ रही कि इतनी पढ़ाई करो ना बाबू, पढ़ाई इतनी जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, लेकिन पढ़ाई इतनी करो ना कि जो बुक आज आप पढ़ रहे हो, किसी दिन उस बुक में आपका एक चैप्टर लिखा जाए और उसको सारे बच्चे पढ़े। तो उस दिन के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ, एंड अल्फा एंड बीटा आर द, अगर कोई अल्फा और बीटा आपके पास जीरोस दिया गया है और आपको बोल देता है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पर एक कॉमन गलतियां होती हैं भाई, यहां पर माइनस की जगह बच्चे प्लस कर देते हैं, तो ये कॉमन एरर है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज, कभी भी पॉलिनोमियल लिखते समय उसके इक्वल टू जीरो नहीं लिखना होता है, कभी भी, क्योंकि पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल नहीं होता है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर मैंने वेरिएबल x लिया है, तो आप कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, जरूर नहीं कि आप सिर्फ वेरिएबल x ही ले, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला पेज क्या दिया गया है। हाँ भाई, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस दिए गए हैं जो कि लीनियर इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमको इनके कोफिशिएंट के जो रेशियोज होते हैं उनके अकॉर्डिंग बताना होता है। देखिएगा यहां पर तीन कैटेगरी हैं। पहला क्या है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाए। तो और दूसरा क्या है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और थर्ड क्या है कि सारे इक्वल हो जाए, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
तो अगर ये क्राइटेरिया फॉलो होगा तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। सॉल्यूशन कैसा होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब कि x की एक वैल्यू और y की भी एक वैल्यू होगी। और जहां पर सॉल्यूशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर दूसरा क्राइटेरिया फॉलो होता है तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, और जहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और तीसरी चीज कि अगर ये क्राइटेरिया फॉलो होगा तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, अभी मैं सारा चीज ये भी बता देता हूं। उसके बाद इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि x की भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी और y की भी बहुत सारी वैल्यूज, लेकिन वैल्यू तो मिल रही है ना, इसलिए इसको भी क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट। अब जरा देखिएगा, अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो एग्जैक्टली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए x की भी एक वैल्यू और y की भी एक वैल्यू होगी। क्लियर ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन पर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक जगह पर ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर x और y की वैल्यू होगी। लेकिन अगर बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, एक लाइन के जस्ट ऊपर दूसरा लाइन होता है, मतलब एक पॉइंट के ऊपर ही दूसरा पॉइंट होता है। तो ऐसे अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन कर दूं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट पर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए उसके आंसर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, इसके बाद चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 3 में सिर्फ उतना ही था। चैप्टर 4 की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है, अगर ये बात किया जाए कि ये है क्या, तो ये जो इक्वेशन लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना भाई। अगर यहां पर बात किया जाएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बोला था कि इक्वेशन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। यहां पर यह भी देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये पहला फॉर्मूला है। डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ही हम ये बता सकते हैं कि जो भी जीरोस है वो रियल होंगे या फिर रियल नहीं होंगे। जैसे कि अगर बात करता है क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट की, तो नेचर ऑफ रूट में सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद एक बार ऐसा हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। और अगर पॉजिटिव हुआ तो टू डिफरेंट रियल रूट, आपकी बुक में डिस्टिंक्ट दिया होगा, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट ही होता है, ठीक है ना बेटा। तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के से ग्रेटर होगी, 0 से ग्रेटर होगी, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर है, तो टू डिफरेंट रियल रूट, यानी कि दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे आपको। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, देन टू इक्वल रियल रूट्स, तब क्या होंगे, वहां पर दो इक्वल रियल रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव आती है, तो नो रियल रूट्स, यानी कि वहां पर रियल रूट्स नहीं मिलेगा, और इस कंडीशन में आपको रूट फाइंड करना नहीं होता है। अगर यह बोल दिया जाए कि आपको रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। जब आप देख लेंगे कि वहां पर या तो डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट रियल रूट्स या फिर इक्वल रियल रूट्स, जब रियल रूट्स की बात आएगी तभी आप रूट्स फाइंड करेंगे, अदरवाइज रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कैसे जीरोस फाइंड करते हैं, भाई यहां पर दो हैं, एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक और था लेकिन वो हटा दिया गया है, ठीक है ना, तो वो हटा दिया गया है, उसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पर बी ए सी ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है वहां पर। एक चीज और याद रखना है, यहां पर विद साइन रखना है, मतलब माइनस बी दिया गया है, अगर यहां पर माइनस लगा होता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये माइनस फॉर्मूला का है, वो ध्यान रखिएगा। यहां पर बीच में आपको देखने को मिलेगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब दो रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव रखने पर मिलेगा और एक बारी नेगेटिव साइन रख करके सॉल्व करने पर दूसरा रूट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं भाई चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भैया यहां पर देखते हैं ये क्या दिया गया है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एनी सीरीज इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज
डी देन एपी सीरीज। अगर कोई भी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी गई है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो वो सीरीज कैसे आपको देखने को मिलेगा? पहला टर्म होगा ए, दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म होगा ए प्लस 2d, चौथा टर्म होगा ए प्लस 3d, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि पहला टर्म यानी कि a1 क्या होगा? a के इक्वल होगा, a2 क्या होगा? a प्लस डी के इक्वल होगा, a3 क्या होगा? a प्लस 2d के इक्वल होगा। एक चीज आप यहां पर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि जो भी मैं टर्म बोलता हूं, लाइक a4 अगर मैं बोलूं तो 4 से 1 माइनस करके d की वैल्यू आएगी। जैसे कि यहां पर मैंने a2 की बात की तो a प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो a प्लस डी आया। a3 की बात करेंगे तो a प्लस 2d आ रहा है, क्योंकि 3 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखें। अगर मैं बोलूं कि फिफ्थ टर्म होगा a5, ये क्या होगा? तो a5 का जनरल टर्म अगर हम फाइंड करेंगे तो a प्लस 4d हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर कोई भी टर्म आपको फाइंड करना है तो जनरल टर्म के लिए यहां पर आपके पास एक फॉर्मूला दिया गया है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू दी, जहां पर n क्या होता है? कोई भी टर्म, यानी कि आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, 7 टर्म फाइंड करना है, 8th टर्म फाइंड करना है, कोई भी टर्म फाइंड करना है, वो यहां पर n की वैल्यू आप रखिए, आपको आंसर मिलेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो भाई आपके पास जो सीरीज दिया गया है उसके सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करिए, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करिए। किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे तो वहां पर कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू आ जाएगी। एक चीज और याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होता ही है बट नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर कभी नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाओ कि यार ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब हम चेंज कर देते हैं वैल्यू, आगे पीछे कर देते हैं, आंसर पॉजिटिव लाते हैं। नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, भैया ये Sn की वैल्यू, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला दिया गया है, एक है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा दिया गया Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। यहां पर आपको यह याद रखना है कि l यानी कि an क्या होता है? लास्ट टर्म, यानी कि a की जगह हम l की जगह हम an भी लिख सकते हैं। a क्या है? फर्स्ट टर्म, d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। वो मैंने सारी चीजें यहां पर भी लिख रखी हैं, ठीक है ना। बार बार कह रहा हूं ये फॉर्मूला दोनों तब अब सीधी सी बात है, इसका अप्लाई कब करेंगे? जब आपके पास सीरीज में लास्ट टर्म दिया हो। जब आपके पास लास्ट टर्म ना दिया हो तो सीधी सी बात है हम पहले वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक चीज जो कि आपके बुक में है लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते हैं, वो यहां पर मैंने अलग से करके लिखा है कि इफ ए बी एंड सी, अगर कोई 3 नंबर है जो कि एपी में है, देन अर्थमेटिक मीन, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? b इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन 2। लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन आया था और बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता था कि एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला भी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं है बट ये फॉर्मूला आपकी बुक में है कि अगर कोई 3 टर्म है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के हैं और लगातार कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स दिए गए हैं, तो वहां पर अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्लस करके 2 से डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा, और जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्लियर ना? इसका यूज करके आप सपोज दैट मैंने बोल दिया कि एक मेरे पास सीरीज है 2, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर यहां पर 6, ठीक है ना। अब ये मेरे पास 2 नंबर्स हैं। अब मैं अगर बात करूं तो ये हो गया a, b आपके पास नहीं दिया गया, ये है c। b फाइंड करने के लिए सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। अगर हम प्लस करेंगे तो 6 और 2 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, यानी कि इसका मिडिल टर्म यहां पर सेकेंड टर्म क्या होगा? 4 होगा। वैसे फाइंड करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है बट बहुत बच्चे इसको ध्यान ही नहीं देते हैं, खासकर बेसिक वाले तो एकदम से भाई वो छोड़ देते हैं, इसको समझ में ही नहीं आता। और सबसे ये गलती मैं ये नहीं बोलूंगा कि बच्चों की है, ये गलती मैं ये भी बोलूंगा टीचर्स को बताते नहीं है, बहुत रेयर केस में बताते हैं, तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं भाई ट्रायंगल। यार ट्रायंगल में मैंने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, एकदम ब्लैंक है। उसका रीजन यहां पर सिर्फ आपको थियरम देखना है, ठीक है ना, थियरम। और इसमें मोस्टली 2 थियरम होती हैं, एक बीपीटी है और एक कन्वर्ज बीपीटी है। बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम और सीबीपीटी यानी कि कन्वर्ज बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम।
तो बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी, या सिर्फ आपको ये दो देख लेना है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, अभी आपको सिर्फ वही चीजों पर फोकस करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। जो आपका वीक है उस पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको सॉल्व करो, ऐसा भी नहीं कि उसको छोड़ दो, बट उसको करो। जैसे ट्रायंगल है, मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चों का ये ट्रायंगल चैप्टर ना क्लियर नहीं होता है। तो अगर आपको क्लियर है तो भैया आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, सारे थियरम्स देख लीजिए। इस बारी तो थियरम्स भी कम हो गया है क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तब आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। इस चैप्टर से यानी कि ट्रायंगल चैप्टर्स की कौन कौन सी थियरम है उस पर सेपरेट वीडियो में ला करके आपके सामने एक छोटा सा वीडियो रख दूंगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्या दिया गया है। हाँ, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भैया यहां पर एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है और दूसरा क्या होता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला तब जब अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पर ही है। सपोज दैट ओरिजिन से किसी पॉइंट पर, ये एक ओरिजिन है और यहां पर एक पॉइंट है P, तो ओरिजिन और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए सीधा सीधा यहां पर ये हो गया x, y इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा, तो वहां पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तीसरा जो दिया गया है वो हम तब यूज करते हैं, सपोज दैट आपके पास एक लाइन है। एक लाइन में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं भाई। ये हो गया मेरे पास एक पॉइंट A, ये हो गया एक पॉइंट B, ऐसे ही दिया गया है। हाँ ठीक है ना। और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया x2, y2। अब मैंने क्या किया कि इसको ना यहां पर एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पर C, और जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, लेकिन मुझे नहीं पता है। और ये दिया गया है क्वेश्चन में कि ये जो रेशियो जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पर जो रेशियो है वो m1 और m2 का रेशियो, मतलब सपोज दैट 2 और 3 का रेशियो, 5 और 7 का रेशियो, कुछ ऐसे करके रेशियो दिया हो। तो वहां पर x और y, ये जो पॉइंट C है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अलग अलग ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपका दोनों कोऑर्डिनेट यहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अगर यहीं पर, जैसे कि मैंने इसमें क्या बताया कि m1 और m2 अलग अलग रेशियो है, लेकिन अगर यही क्या होता, ये जो पॉइंट C है ये सेंटर में होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट के लिए x y फाइंड करना बहुत इजी होता है, क्योंकि वहां पर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। m1 m2 से आपको छुट्टी मिल जाएगी भैया। ये फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये अप्लाई करेंगे सीधा y की वैल्यू आ जाएगी। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी पॉइंट वो एक्स एक्सिस पर लाइज करता है तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 होगा, सबको याद होता है। अगर कोई पॉइंट है जो कि y एक्सिस कोऑर्डिनेट पर है तो उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y। ये गलत हो जाता है। गलत इस तरीके से हो जाता है कि पहला अगर x पर है तो x, 0, y पर है तो y, 0। बच्चे गलत कर देते हैं यहां पर, y, 0 ना हो करके ये 0, y होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान देना है। ठीक है ना। समझ में आया ना। आगे देखते हैं। इसके बाद भाई इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री, ये सबको समझना है। बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आता होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं एक छोटा सा डाउट क्लियर कर दूं। बेटा अगर आपका एंगल ये है तो हाइपोटेनियस का साइन कभी नहीं चेंज होता भैया, वो साइड हमेशा वही रहेगा, हाइपोटेनियस। एंगल चेंज होगा और जैसे ही एंगल चेंज होगा वैसे ही चेंज होता है बेस और परपेंडिकुलर। देखिए एंगल यहां पर है तो बेस ये हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। एंगल यहां पर है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। सर इसको याद कैसे करें, आपने बता तो दिया, बट हमको याद रखना है कि कैसे याद करें इसको। तो इतना याद रखो कि जहां पर एंगल होगा, पहले तो ये याद रखो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, कंफर्म है। ठीक, उसी से हाइपोटेनस से लगा हुआ आपका एंगल होगा, और जो एंगल होगा उसमें एक हाइपोटेनस होगा तो दूसरा बेस। यहां पर देखिए एंगल है, एक हाइपोटेनस तो दूसरा बेस दिया होगा। क्लियर, समझ में आया। अब बाकी जो बचा है वो परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के ये सारे फॉर्मूले लिखे गए हैं यहां पर, आपको सिर्फ इसको देख लेना है। नॉर्मली आप इसको याद करते हैं कुछ अलग तरीके से, क्या, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले ना, ऐसे करके आप ये याद रखते हैं। P/H दिया गया, ओके, साइन थीटा हो गया।
दूसरा b अपॉन s दिया गया, ओके कॉस थीटा हो गया, p अपॉन b हो गया, ओके tan थीटा हो गया। अब इन्हीं का अपोजिट करते जाओ, उल्टा आपको मिलता जाएगा, लेकिन पता तो होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो इसके लिए मैंने इधर लिख रखा है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट का रेसिप्रोकल टैन होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, दैट इज 1 अपॉन साइन। इसीलिए रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन, है ना। इसके बाद दो और फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना है। इसके बाद आप सीधा चल जाते हैं फॉर्मूला शीट पर। भैया ये आपके पास फॉर्मूला शीट है ट्रिग्नोमेट्री की, इसको आपको सारा अगर नहीं याद हो रहा तो मैं इतना बता देता हूं, आपको याद कर लेना है सिर्फ तीन, स्टार्टिंग के तीन, साइन कॉस और टैन। अगर आप साइन कॉस और टैन तीन याद कर लेते हैं तब भी काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। बाकी आप नहीं याद करते हैं तो कैसे याद हो जाएगा भैया, सीधी सी बात है। अगर मैं पूछूं कि साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का। अब अगर मैंने पूछा, मेरे को याद है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, लेकिन अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया कि साइन नहीं कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 30 की वैल्यू होगी उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हम आपस में चेंज कर देंगे। अब देखिएगा जरा यहां पर, यही सारी चीजें हैं। हाँ, यहां पर क्या है, जैसे साइन 30 क्या है, 1 अपॉन 2। अब जरा देखिए कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, सॉरी साइन 30 है 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा, मैंने उल्टा लिख दिया भाई, यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। साइन 30 0, साइन 0 0, साइन 30 1 अपॉन 2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3/2 और साइन 90 1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद cos 0 क्या होगा, 1, cos 30 रूट 3/2, वो सीधा, ये कैसे याद होगा, ये 0 यहां आ गया, ये 1 यहां आ गया, रूट 3/2 यहां, 1 अपॉन 2 यहां, और ये वैसे ही आ गया, ठीक है ना। उसके बाद tan कैसे याद होगा, क्योंकि अभी tan आपने देखा है साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसको हमने अपॉन में करते गए। अच्छा एक चीज और याद रखना है कि अगर बेटा आपके पास 1 अपॉन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और 0 अपॉन कोई भी नंबर होगा, 1 होगा या कोई भी नंबर होगा, तो उसकी वैल्यू जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो समझ लीजिए वो नॉट डिफाइन, वो डिवाइड ही नहीं हो सकता, वो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है ना, वो डिवाइड ही नहीं हो सकता। और अगर न्यूमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक ना। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, यहां पर गलत है, यहां पर गलत है, वो ये है कि इसकी जगह ना यहां पर बेटा 2 होना चाहिए, और मेरे से गलत हो गया लिखते समय, ठीक है ना। यहां पर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए, ठीक दिख रहा है बेटा, ओके। तो हाँ, उसके बाद कॉस हो गया, टैन हो गया। अब मैंने बताया कि क्योंकि टैन का है उसको रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो ये आता जाएगा कॉट, सेक है उसको रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो कॉसेक आ जाएगा, क्लियर ना। लाइक 1 यहां पर 0 मैंने लिख रखा है, अरे यार कितनी गलतियां मेरे से हुई हैं भाई। अगर यहां पर है ये 1 है, तो क्योंकि कॉसेक दिया गया है ना, तो कॉसेक का यहां पर ये 1 ही होगा, ठीक है ना। 1 1 हो गया, नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन, 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3, ये क्या होगा, 2 अपॉन रूट 3, 2 2 आ गया, रूट 2, यहां पर भी क्या आएगा, रूट 2, यहां पर भी क्या आएगा, रूट 2, ठीक, यहां पर भी रूट। थोड़ा सा गलत हो गया था, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, मैंने इसको सब कुछ सही कर दिया है, ठीक है ना। ये बेटर नहीं दिख रहा है तो इसको भी सही कर देते हैं भाई। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर होगा 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद ये 3 और दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। एक तो याद हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बाकी के दो नहीं याद होते। याद भी हो जाता है तो लेफ्ट साइड याद होता है, राइट साइड में कंफ्यूजन होता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि अगर हम tan देखते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इतना याद रखना है, इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। tan लिखते हैं तो tan के डिनोमिनेटर, जरा इधर देखिएगा, जब हम tan देखते हैं उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, cos, डिनोमिनेटर में क्या होता है, cos, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec, इसलिए जब भी tan होगा तो यहां पर sec होगा।
इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन इन सबको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बताया सारे फॉर्मूले यहां पर आपके सामने रखूंगा मैं। उसके बाद हाँ, चैप्टर 9 भाई एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री में, एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इसके पीछे वाले सारे फॉर्मूले तो रहेंगे ही, एक जो नया चीज यहां पर ऐड होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जरा देखिएगा, ये यहां पर ये मोहतरमा है, ये खड़ी है यहां पर ऊपर की तरफ देख रही हैं, तो ये जो जहां पर देखा ताका झाकी चल रहा है ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। अब इसी लाइन ऑफ साइट से एंगल बनेगा। अब ये जो बाबू हैं इनके सामने अगर हम एक लाइन इमेजिन कर लेते हैं तो वो जो लाइन होगा उस लाइन से जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और यहां पर जो लाइन होगा, यहां पर जो ग्राउंड फ्लोर से एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। खैर ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ये देख रही हैं लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा आपको भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ध्यान रखना है। अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारे सामने से लेकर के ऊपर की तरफ के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम नीचे की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे, चैप्टर 10 सर्कल आ जाता है। सर्कल में आपको देखना है नॉन इंटरसेक्टिंग, भैया ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है यहां पर ये रे, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग हो गया। यहां पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन उस सर्कल के बाहर भी जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। एक चीज जरा और याद रखिएगा, अगर मैं यहां पर दो पॉइंट रख दूं, एक यहां पर और एक यहां पर, इस पॉइंट का नाम मैंने रखा ए और इस पॉइंट का नाम रखा बी। अगर मैं बोल दूं कि ए बी जो लाइन है वो क्या है, क्योंकि अभी ए बी लाइन हो गया, फिक्स्ड लाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो यहां पर कॉर्ड और सेकंड में डिफरेंस भी पता हो गया कि सेकंड जो होता है वो सर्कल से बाहर निकल जाता है, सर्कल के दो पॉइंट्स पर मीट करेगा लेकिन उसके बाहर भी निकल जाएगा, और ये लाइन होता है। ये क्या होता है, सेकंड क्या होता है, लाइन होता है। लेकिन अगर कॉर्ड की बात करें, ये एक लाइन सेगमेंट होता है, मतलब एक फिक्स्ड लेंथ होता है, और ये सर्कल के अंदर ही सीमित रहता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक सीमित रहेगा, उसके बाहर नहीं निकलेगा, ठीक। उसके बाद टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट भी एक लाइन होता है जो कि इनफाइनाइटली टाइम्स बढ़ाया जा सकता है, वो भी दोनों साइड से। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, यहां पर सिर्फ इस सर्कल को एक पॉइंट पर ये कट करेगा, एक पॉइंट पर ये कट नहीं करेगा, टच करेगा, और जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहां पर भी दो थ्योरम है। एक थ्योरम ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल पर एक ये जो दिया गया है टेंजेंट, तो ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्कल के बाहर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ ले रखा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, और जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उस सर्कल के सेंटर के बीच का जो एंगल होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो टेंजेंट है और जो हमने रेडियस ड्रॉ कर रखा है, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ किया गया है रेडियस, तो वहां पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। यहां पर मैंने लिख भी रखा है कि एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल होंगे। दूसरा थ्योरम क्या दिया गया है, दूसरा थ्योरम यह है कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड पर आपने एक पॉइंट ले रखा है, और इस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट, क्योंकि अगर कोई सर्कल के आउटसाइड पर पॉइंट है तो वहां से मैक्सिमम दो ही आप ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम लेंथ देखेंगे तो यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो PO और POQ यहां पर, हाँ, PO और OQ का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। वही चीज यहां पर लिखा गया है कि द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बस ये सर्कल में दो ही थ्योरम्स थी, जो चीजें थी मैंने बता दिया। इसके बाद आगे चलते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की तरफ। वहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके की चीजें। जरा देखिएगा, अगर आपके पास सर्कल दिया गया है और दो रेडियस ड्रॉ किया गया है जो कि
दोनों रेडियस के बीच में थीटा डिग्री कोई भी एंगल बन रहा है, अगर एंगल बन रहा है तो उसमें जो छोटा पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और जो बड़ा पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। तो यहां पर अगर मैं ये बोलूं कि बेटा अगर हमने क्या किया है, एक सर्कल ले रखा है, सर्कल के अंदर दो हमने क्या कर लिया, रेडियस ड्रॉ कर लिया, जो कि उन दोनों के बीच में थीटा डिग्री का एंगल है। तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे? तो पहले तो दोनों पार्ट होंगे सेक्टर। क्या होंगे? सेक्टर। और उसके बाद ये दोनों पार्ट में से मेजर और माइनर सेक्टर कैसे देखेंगे? छोटा एंगल यानी कि जहां पर एंगल कम है वो क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर। जहां पर एंगल बड़ा होगा वो क्या होगा? मेजर सेक्टर। क्लियर? अब यहीं पर देखिएगा जरा, अगर आपके पास कॉर्ड दे दिया गया, सर्कल, सर्कल के अंदर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया गया है, रेडियस नहीं कॉर्ड ड्रॉ किया गया है, अगर कॉर्ड ड्रॉ किया गया है तो ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा और जो कि दोनों सेगमेंट होंगे, एक होगा मेजर सेगमेंट और दूसरा होगा माइनर सेगमेंट। क्लियर? अब जरा देखिएगा, यहां पर इस चैप्टर में सिर्फ दो फॉर्मूले हैं। पहला है लेंथ ऑफ एन आर्क। अगर ये आर्क की लेंथ, यहां पर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहां से यहां तक इस लेंथ की ये आर्क की लेंथ की बात अगर की जाएगी तो यहां पर ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। लेकिन अगर इसी एरिया की बात किया जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, अब वो मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। यहां पर थीटा क्या होगा? अगर माइनर सेक्टर कर रहे हैं तो ये थीटा होगा, मेजर सेक्टर कर रहे हैं तो बाकी का ये वाला थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर ये डिपेंड करता है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं बोलूं कि माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तब क्या करेंगे? तब आप यहां पर क्या करेंगे, ये आप बनाएंगे ऐसे और ऐसे करके आप बना लेंगे। यहां पर एक दो रेडियस आपने ड्रॉ कर लिया, दो रेडियस के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा। ठीक है ना? अब आप क्या करिए, जरा आप देखिए कि यहां पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, बेसिकली इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकाल करके माइनर सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया हटा दें, हमने क्या किया जरा देखिएगा, ये है, अगर ये क्या है हमारे पास, ये पूरा माइनर सेक्टर है, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम क्या कर दें, हटा दें, तो हमारे पास ये जो एरिया बचेगा, ये वाला जो एरिया बचेगा, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा माइनर सेगमेंट। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर सकते हैं माइनर सेगमेंट में से, जहां पर हमको क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर में से माइनस, सॉरी, ठीक है ना? उसके बाद क्या है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी याद रखना है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, कोई ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल है, तो जब सारी साइड इक्वल होंगी तो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी यहां पर ये एंगल जो थीटा दिया गया है वो क्या दे दिया जाए, 60 डिग्री, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर, ठीक है ना? तो वहां पर ये जो ट्रायंगल बनेगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एक चीज और, अगर यहीं पर ये जो एंगल दिया गया वो 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री एंगल बनते ही ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है? आगे देखिए, वो थोड़ा सा जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि टाइम बहुत कम है यार, और कम टाइम पर आपको ज्यादा चीजें देना है, इसलिए हाँ समझ सकते हो, भावनाओं को समझिए, शब्दों पर क्या रखा है। चैप्टर 12 दिया गया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सब कुछ 9th वाला है, बस आपको थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाएंगी, वो क्या होंगी मैं बताऊंगा। देखिएगा, ये आपका क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, वो सिलेंडर है और ये कोन है, सब कुछ यहां पर दिया गया है। एक चीज याद रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम सबका दिया गया है। सीएसए टीएसए क्या होता है, सीएसए होता है कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं समझा देता हूं। सपोज दैट मेरे पास एक सपोज दैट यही दिया गया, सिलेंडर मेरे पास दिया गया, तो सिलेंडर में सपोज दैट ये पेन है, ये सिलेंड्रिक फॉर्म में दिया गया है, तो इसका अगर केवल ये एरिया मैं निकालना चाहूं तो ये क्या होगा, सीएसए कर्व सरफेस एरिया। और अगर इस एरिया के साथ साथ टॉप और बॉटम, ये भी टॉप एंड बॉटम, इसको भी मैं कैलकुलेट कर लूं तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर? वॉल्यूम में ऐसा टीएसए सीएसए से कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम सीधा होता है भाई, तो वो सीधा आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? यहां तक में कोई डाउट?
नहीं होना चाहिए किसी को ना। हाँ एक चीज और, ये एल क्या होता है, जरा एल और एच में डिफरेंस समझ लेते हैं। एच क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है इसको एच बोलते हैं, और ये जो हाइट है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट किससे डिनोट किया जाता है? एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे एल पूछा जाए तो स्लैंट हाइट होता है। एल की वैल्यू कैसे निकालें, यहां पर मैंने फॉर्मूला दे रखा है, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? स्लैंट हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद स्फीयर और हेमिस्फीयर होता है। यार स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे, एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ लेकिन अगर हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तब अलग हो जाएगा। देखिए यहां पर गलत भी है, मैं इसको सही कर देता हूं। ये 4 नहीं होना चाहिए, ये भी यहां पर भी 4 नहीं होना चाहिए। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात की जा रही है बेटा, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो टोटल सरफेस एरिया, यार यहां पर कलर रेड होना चाहिए था तो बेटर समझ में आता। ये होगा क्या? 2, और यहां पर क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा अभी भी तो मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख देता हूं। देखिएगा, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात की जा रही है तो कर्व सरफेस एरिया इसका अलग होता है और टोटल सरफेस एरिया इसका अलग होता है। यहां पर ये पीपीटी में लिखते समय ध्यान नहीं दिया गया है। ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर और ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम इसका 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। हाँ तो ये हेमिस्फीयर और ये हो गया स्फीयर। यहां पर क्लास 9th वाले ये सारे फॉर्मूले थे। 10th में क्या हो जाएगा, बस आपको अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे पास एक कोन है, ठीक है ना, और कोन के नीचे ही क्या लगा दिया गया है? हेमिस्फीयर दिया गया है, ठीक है ना। कोन के नीचे ही क्या दिया गया है? हेमिस्फीयर। अब अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करूं, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया सीएसए ऑफ ये क्या है? कोन, प्लस ये नीचे क्या दिया गया है? हेमिस्फीयर। और इसका भी क्या फाइंड करना है? सीएसए ही फाइंड करना है, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने दोनों का हेमिस्फीयर और कोन का कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया, टोटल क्यों नहीं ले सकते हैं? तो उसका रीजन ये है कि बेटा टोटल लेंगे ना, सपोज दैट हमारे पास एक कोन है, तो कोन में जब टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो कोन का ये साइड होगा प्लस जो नीचे वाला एरिया है वो भी इंक्लूड हो जाएगा किसमें? टोटल सरफेस एरिया में। ऐसे ही हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो आपका ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है तो बाउल का तो एरिया होगा ही, उसके साथ साथ ऊपर वाला जो एरिया है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जब आप इस शेप को देखते हैं तो दोनों का टॉप, इसका जो बॉटम है यानी कि नीचे वाला एरिया कोन का और जो बाउल का टॉप वाला एरिया है दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो चीजें दिखाई नहीं दे रही उसका एरिया नहीं निकालना, बात खत्म, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना? आगे देखते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है भाई? चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 13 में मीन के 3 मेथड हैं, वो मैंने यहां पर 1-1 करके लिखा है। पहला क्या दिया गया है? डायरेक्ट मीन मेथड, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, फिर स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला ये दिया गया है। एक्स बार यहां पर क्या होता है? एक्स बार रिप्रेजेंट करता है मीन को, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ये होता है। एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 ऐसे निकालते हैं आप एक्स आई की वैल्यू। उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड, ये फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां पर थोड़ा सा गलत है यार, मैं इसको सही करना चाहूंगा। यहां पर इसके साथ प्लस ए भी रहता है, ठीक है ना, प्लस ए भी रहता है, और इसके साथ मल्टीप्लाई बाई एच। और मैं इसको फिर से लिख देता हूं, ये फॉर्मूला मत आप देखिए, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यहां पर ए से प्लस होगा और यहां एच से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये होता है, ये प्लस का साइन है भाई, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का साइन है।
तो ये होता है क्या, ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड का। यहां पर मैंने फॉर्मूले के साथ साथ ये भी दिखा है कि डी क्या होता है, एक्स आई अपॉन ए होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच होता है। उसके बाद यहां पर मैंने मोड और मीडियन का फॉर्मूला लिख रखा है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, F1 माइनस F0 अपॉन L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन F1 माइनस, यहां पर F1 नहीं, यहां पर 2 होगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन FI इंटू एच। ठीक है ना, ये सारा फॉर्मूला। इसके बाद लास्ट देखते हैं, जो लास्ट फॉर्मूला, लास्ट चैप्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला सिर्फ एक है, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू क्या होता है, फेवरेबल नंबर अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है ना। अगर हम देखें यहां पर लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यार मैं ये सबको याद करवाता हूं कि लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस और इक्वल्स टू, यहां पर लेस और इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। मतलब कि या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो उनके बीच में कोई नंबर हो सकता है। उसके बाद अगर यहां पर दूसरा देखें तो दूसरा भी मैंने लिख रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। और तीसरा यहां पर मैंने और रखा है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑन क्वाइंस, अगर क्वाइंस का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड करना है तो वो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। लेकिन अगर वहीं पर आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑन डाइस फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 6 की पावर n, जहां पर क्वाइन में n क्या होगा, नंबर ऑफ क्वाइन, और डाइस में n क्या होगा, नंबर ऑफ डाइस। जैसे मैं बात करूं, अगर मेरे पास कितने हैं, 4 क्वाइंस है, कितने क्वाइंस है, 4 क्वाइंस है। इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नहीं बनाना, बट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, 16। तो डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये चीजें भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। बस तो जितनी भी चीजें थी मैंने यहां पर बता दिया। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टा मैं ज्यादा यूज नहीं करता, बट फिर भी आप लोगों के लिए अभी करूंगा। कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहां पर तो मैं बिल्कुल एक्टिव रहता हूं, तो यहां पर भी आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम का डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें जरूर आप लिख लीजिएगा अगर आपको जरूरत है तो। ठीक है, इसके बाद कुछ और फॉर्मूले जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी बताया ट्रायंगल चैप्टर का, अगर वो आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो, सेपरेट वीडियो ला कर रख दूंगा। इसके साथ एक मैं यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर रहा हूं, वहां पर भी फॉर्मूला दिया गया है। जैसे प्रोबेबिलिटी में मैंने ये नहीं बता रखा है कि आपके पास अगर क्वाइन हो गया तो किस तरीके से उसका सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं, अगर आपके पास कार्ड आ गया तो कार्ड के लिए सैंपल स्पेस। तो एक छोटा सा वीडियो मैं इसी लिंक ड्रॉप कर देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने बहुत पहले वीडियो बना रखा है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो। ठीक है ना, और बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। कल आपका फर्स्ट चैप्टर से वीडियो मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखना जरूर आप उसको। अगर आपको लगे कि वो इंफॉर्मेटिव है, वो यूजफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं कह रहा हूं ना कि ये टाइम है आपको स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क करने का समय गया। अभी अगर मैं बोल दूं कि पूरा चैप्टर पढ़ डालो, पूरी बुक खत्म कर डालो, नहीं करोगे यार। एक तो आलस आएगा, दूसरा खत्म नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं ना कि मेरे साथ मिलकर के पढ़ लो ना, ऐसा भी तो किया जा सकता है ना। ठीक है, बाकी चीजें मिलेंगे हम अपने नए वीडियो में, तब आपको सारी चीजें बताएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो मेरे साथ व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर सकते हैं, या फिर आप मुझे बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और मैं एक वीडियो लिंक ड्रॉप कर रहा हूं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से वो वीडियो भी अगर देख सकते हैं, अगर आपको जरूरत है उसकी तो। मैं बार बार कह रहा हूं, वहां पर भी मैंने कुछ यूनिक चीजें जो कि यहां पर मैं बताना भूल गया हूं, तो वहां पर भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है। बाकी चीजें मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ऐसा ही प्यार बना करके रखिए, और धन्यवाद आप सभी लोगों का।